आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक मजेदार कहानी जिसमें चालाकी, ठगी और हंसी का तड़का है। यह कहानी गजोधर पंडित, एक चतुर लेकिन मिठाई के शौकीन व्यक्ति की है, जो बाजार में धान बेचकर मिठाई खरीदते हैं। रास्ते में दो चालाक ठग करण और शरण उनसे टकराते हैं और उन्हें बैलगाड़ी से गांव छोड़ने का न्योता देते हैं। पंडित जी मिठाई खोलते हैं और दोनों ठग उस पर टूट पड़ते हैं। लेकिन असली मजा तब शुरू होता है जब मिठाई खत्म होने के बाद पंडित जी की चतुराई इन ठगों पर भारी पड़ती है। क्या ठगों का कोई नया खेल चलेगा या इस बार पंडित जी ही बाजी मारेंगे? जानने के लिए बने रहिए इस मजेदार कहानी के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एलसीबी स्टोरीज में, जहां हम आपके लिए लाते हैं दिलचस्प कहानियां जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएं। बने रहिए हमारे साथ इस हास्य भरे सफर को। तो चलिए बिना किसी देरी के, यह कहानी एक बहुत ही समझदार और चालाक पंडित जी की है जिनका नाम गजोधर पंडित था। वे अपनी समझदारी और कूटनीति के कारण राज दरबार में एक ऊंचे पद पर थे और राजा के बेहद प्रिय थे। ये उन दिनों की बात है जब गजोधर पंडित अब भी राज दरबार की शोभा नहीं बने थे। तब वे अपने गांव में खेतीबाड़ी में ही व्यस्त रहते थे। उनकी आर्थिक स्थिति भी कोई खास मजबूत नहीं थी, लेकिन उनकी तीव्र बुद्धि ही उनका सबसे बड़ा सहारा थी। जैसे तैसे गृहस्थी चलती थी। कभी फसल अच्छी होती तो हंसी खुशी के दिन आते और कभी बारिश रूठ जाती तो चूल्हा भी उदास हो जाता। अब उसी गांव में कर्ण और शरण नाम के दो नामी गिरामी ठग भी रहते थे। ये दोनों ज्यादा मशहूर तो नहीं थे, लेकिन जब कोई मौके पर आ जाता तो उसे ऐसा धोबी पछाड़ देते कि बेचारे को होश ही नहीं रहता कि जेब में क्या था और अब क्या बचा। गांव के समझदार लोग उनसे दूरी बनाए रखते, लेकिन फिर भी कभी न कोई इनके जाल में फंस ही जाता। इसी बीच एक दिन पंडित जी को कुछ रुपयों की जरूरत आन पड़ी। उन्होंने सोचा कि घर से धान ले जाकर बेच दें ताकि जरूरी खर्चे पूरे हो जाएं। बाजार में उन्होंने धान बेचा और कुल 120 रुपए मिले। जरूरत तो सिर्फ 100 रुपए की थी, तो सोचा बचे हुए 20 रुपए से कुछ अच्छा खा पी लिया जाए। अब ये बात पूरे गांव में मशहूर थी कि पंडित जी और मिठाई का रिश्ता बिल्कुल वैसे ही था जैसे गर्मी में लस्सी का। जहां मिठाई दिखी वहां उनका हाथ अपने आप चल पड़ता था, और जब खाते तो पेट भर के खाते। भूख की कोई सीमा नहीं और मिठाई की कोई गिनती नहीं वाला हाल रहता था। तो जैसे ही 20 रुपए हाथ में आए, पंडित जी की आत्मा में गूंजी एक हल्की सी मिठास, अब कुछ मीठा हो जाए। बस यही ख्याल उनके कदमों को हलवाई की दुकान की ओर खींचने लगा। पंडित जी ने मिठाई की दुकान से 3 सेर मिठाई तौलकर खरीद ली। जलेबी की सुगंध और लड्डू की चमक ने उनकी आत्मा को पहले ही तृप्त कर दिया था, लेकिन असली आनंद तो खाने में था। जैसे ही उन्होंने मिठाई का थैला संभाला और मुड़ने लगे, सामने करण और शरण अपनी चालाक मुस्कान लिए खड़े थे। प्रणाम पंडित जी, दोनों ने एक साथ हाथ जोड़ दिए। पंडित जी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अरे आज सूरज पश्चिम से निकला क्या? तुम दोनों इतनी मिठास से प्रणाम कर रहे हो? करण ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं पंडित जी, बस आपकी कृपा है, और आज तो लग रहा है कि हाथ में पैसा भी आया है। पंडित जी ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ भाई, धान बेचकर आया हूं। अब जब पैसे हाथ में हैं तो थोड़ी मिठाई का आनंद तो बनता है। शरण ने तुरंत एक योजना बनाई और बोला, पंडित जी आप तो गांव ही जा रहे होंगे, हम बैलगाड़ी से आए हैं, आप भी बैठिए ना, रास्ते में बातचीत भी हो जाएगी और ये मिठाई भी मिल बांट कर खा लेंगे। पंडित जी ने तुरंत चुटकी ली, हाँ हाँ। मिठाई की बात सुनते ही तुम दोनों का प्रेम उमड़ पड़ा। लेकिन ये बताओ, तुम दोनों बैलगाड़ी लेकर बाजार में क्या कर रहे थे? करण ने गला खंखारते हुए जवाब दिया, अब आपसे क्या छुपाना पंडित जी, हमने खेतों से रात रात भर धान की बाली बीन बीन कर 2 महीने में 2 बोरी धान इकट्ठा किया, आज उसे बेचकर आ रहे हैं। पंडित जी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, समझ गया, बड़ा मेहनती हो तुम दोनों। अब तीनों बैलगाड़ी में बैठ गए। पंडित जी खुले दिल के आदमी थे, सो उन्होंने मिठाई का थैला खोलकर सामने रख दिया। बस फिर क्या था, करण और शरण टूट पड़े, मानो कई जन्मों की मिठाई की कसर निकाल रहे हों। पंडित जी भी पीछे नहीं रहे, अपना सारा अनुभव झोंक दिया कि कैसे ज्यादा से ज्यादा मिठाई ठूंसी जाए। जलेबी, लड्डू, पेड़ा सब मानो हवा हो रहे थे। मिठाई खत्म होते ही करण और शरण ने संतुष्ट होकर डकार मारी और बैलगाड़ी आगे बढ़ चली। लेकिन पंडित जी की आंखों में हल्की शंका की लकीरें उभर आईं और मन ही मन सोचा, इतने बड़े ठग, इतना प्यार, मामला कुछ गड़बड़ है जरेनिया। और ये सोचकर वो जरा सावधान हो गए। बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। करण ने अपना चिंतनशील मुखौटा ओढ़ते हुए कहा, पंडित जी आप तो बड़े बुद्धिमान हैं, हमें कोई ऐसा काम बताइए जिससे हम दोनों चैन से गुजारा कर सकें। पंडित जी ने हंसते हुए जवाब दिया, भाई परिश्रम से कमाया धन ही असली सुख देता है। शरण ने लंबी सांस भरते हुए कहा, अरे पंडित जी,
परिश्रम तो हमसे कहाँ होता है। जरा सी मेहनत करने पर हम थक जाते हैं और फिर मेहनत की बात सुनकर ही बुखार चढ़ने लगता है। पंडित जी ने सिर हिलाते हुए व्यंग्य कसा। तो फिर चैन की बात क्यों कर रहे हो भैया? जैसे कट रही है वैसे ही कटने दो। करण ने आंखें मटकाते हुए कहा। पंडित जी, एक विचार सूझ रहा है। पंडित जी ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा। अरे वाह, पेट भरने के बाद तुम लोग अब विचार भी करने लगे। कहो, क्या सूझा? करण ने बैलों की ओर इशारा करते हुए कहा। देखिए, गांव अभी दूर है, बेचारे बैल भी सुबह से भूखे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, रास्ता लंबा हो जाएगा, ऐसे तो बोरियत हो जाएगी। क्यों ना गप्पे हाँकी जाएं ताकि समय कटे। पंडित जी ने मन ही मन सोचा, अब ठग लोग मुझसे गप्पे हाँकने को कह रहे हैं। ये तो वैसा ही हुआ जैसे कौवा गिद्ध को उड़ने का तरीका सिखाए। लेकिन ऊपर से हंसकर बोले, बिल्कुल, गप्पों में तो मेरा कोई जोड़ ही नहीं, मुझे क्या दिक्कत हो सकती है। चलो, शुरुआत तुम ही करो। पंडित जी ने ठाका लगाते हुए फिर कहा। अरे भाई, खाली गप्पे हाँकने से क्या मजा आएगा, क्यों ना कोई शर्त रख ली जाए। करण हाथ जोड़ते हुए बोला। अरे पंडित जी, आपसे शर्त लगाने में डर लगता है, आप तो वैसे ही चालाकी से हमें धो डालेंगे। पंडित जी ने दाढ़ी खुजलाते हुए मुस्कुराया और बोला। अरे डर कैसा, पहले शर्त तो सुन लो, अगर डरने वाली हुई तो मत रखना, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। अब करण और सरण की आंखों में शरारत चमक उठी। उन्होंने सोचा, पंडित जी को फंसाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। सरण ने हंसते हुए कहा। ठीक है, सुनाइए पंडित जी, आपकी शर्त क्या है? पंडित जी ने मुस्कान दबाते हुए अपनी शर्त पेश की। देखो भाई, हम सभी गप्पें सुनाएंगे और तुम तो जानते ही हो कि गप का सच से कोई लेना देना नहीं होता। मगर इस खेल में एक नियम होगा, जो भी किसी की गप को झूठ कहेगा उसे 100 रुपये का हर्जाना देना होगा। करण और सरण ने एक दूसरे की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, अरे इसमें हमारा तो कोई नुकसान ही नहीं, भला गप को झूठ क्यों कहेंगे, बस बैठे बिठाए मजे लूटेंगे। दोनों ने एक साथ कहा, पंडित जी, हमें आपकी शर्त मंजूर है। पंडित जी ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा। तो फिर शुरू करो। सरण ने कुछ देर सोचा और अपनी गप तैयार कर ली, फिर पूरे जोश में बोलने लगा। सुनो जी, बात उन दिनों की है जब मेरे परदादा हुआ करते थे। कहते हैं कि उनके पास इतनी बड़ी चारपाई थी कि उस पर पूरा गांव चैन से सो सकता था। जितनी भी बारातें गांव में आती थीं, सब उसी चारपाई पर आराम से सो जाती थीं। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए ताली बजाई। अरे वाह, ये तो मैं भी सुन चुका हूं, बल्कि मैंने तो यह भी सुना है कि उस चारपाई को बुनने में पूरे 10 मन रस्सी लगी थी। फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए अपनी गप और आगे बढ़ाई। और हां, यह भी कहा जाता है कि उस चारपाई को बुनने वाले और कोई नहीं बल्कि मेरे ही परदादा थे, और उन्होंने पूरे 20 दिन में उसे तैयार कर दिया था। करण ने भी झट से हाँ में हाँ मिलाई। अरे बिल्कुल सच कह रहे हो पंडित जी, मैंने भी यही सुना था। अब सरण की गप तो पूरी हो गई थी, लेकिन मामला दिलचस्प हो चुका था। पंडित जी और दूसरे ठग ने इसे सच मान लिया और किसी ने भी झूठ कहने की गलती नहीं की। अब करण की बारी थी। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो भाई, अब तुम बोलो करण। करण ने भी अपनी गप का शाही पर्दा उठाया और बड़े गर्व से बोला, मैं भी अपने परदादा के बारे में ही बताऊंगा। मेरे परदादा ने एक ही रात में 22 मन सूत काटकर उससे एक कंबल बुना था, और जब सर्दियां आईं तो शरण के परदादा की चारपाई पर पूरा गांव उसी कंबल में ढककर सोता था। पंडित जी ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। बिल्कुल ठीक, मैंने भी यही सुना था, बल्कि मेरे परदादा तो बताते थे कि उस कंबल का कुछ हिस्सा फिर भी बच जाता था तो उसमें गांव के पशुओं को भी ढक दिया जाता था। पूरे 11 भैंसें तो हमारी ही बांधती थीं। अब तक करण और शरण इस खेल को बड़े मजे से खेल रहे थे, लेकिन तभी शरण को भी कुछ मसाला डालने का जोश आ गया। उसने बीच में ही बोल दिया, बताया जाता है कि उस कंबल में इतनी गर्मी थी कि मेरे परदादा की जेब में रखी भांग की चिलम खुद ब खुद सुलग गई थी। बड़ी मुश्किल से सबकी जान बची। पंडित जी ने हल्का ठहाका लगाया और कहा, मैंने तो ये बात अपने परदादा से सुनी है। अब करण और शरण की गप पूरी हो चुकी थी और पंडित जी ने उसे पूरा सच बताया था। उन्होंने उसे झूठ बताने की गलती नहीं की। दोनों ठगों ने उत्साह से कहा, अब आपकी बारी है पंडित जी। पंडित जी ने मूंछों पर ताव देते हुए कहना शुरू किया, भाई, मैं भी परदादा की ही बात करूंगा। इतना तो तुमने सुना ही होगा कि मेरे परदादा बहुत लंबे चौड़े आदमी थे। दोनों ठगों ने बिना देर किए तुरंत हामी भरी। हाँ, सुना है, हमारे परदादा भी यही बताते थे। पंडित जी अब पूरे रंग में आ चुके थे। उन्होंने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, पर यह तो तुम नहीं जानते होगे कि मेरे परदादा इतने लंबे चौड़े थे कि एक ही डग में बड़ौरा से मिथिला पहुंच जाते थे। घर बैठे ही जंगल से हाथ बढ़ाकर लकड़ियां तोड़ लेते थे। करण और सरण ने चौंकने का अभिनय करते हुए सिर हिलाया। अरे हाँ, बिल्कुल सच कहा पंडित जी, ऐसा ही सुना था। पंडित जी ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, अरे भाई,
ये भी तो सुना होगा कि सरण के दादा की चारपाई की रस्सी उन्होंने सिर्फ 2 बार में नाप दी थी। सरण ने तुरंत हामी भरी। हाँ हाँ, सुना तो था। फिर पंडित जी ने अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा, और तो और करण के परदादा का महान कंबल भी वहीं धूप में उठाकर सुखाते और तह करके रखते थे। करण भी लपक कर बोला, हाँ बिल्कुल सही, ये तो पुरानी कहानी जैसी बात है। अब पंडित जी ने फिर बोला, ये भी सच है कि उनके सिर का आकार पूरे 20 बीघा खेत जितना बड़ा था और उस पर एक भी बाल नहीं उगता था। दोनों ठग बिना सोचे समझे सिर हिलाने लगे। हाँ हाँ, ये भी सुना है। पंडित जी ने हल्की मुस्कान दबाकर कहा, तो फिर ये भी सुना होगा कि जब भीषण अकाल पड़ा था और गांव में खाने के लाले पड़ गए थे, तब मेरे परदादा कलकत्ते से नवाब के यहां से 50 मन धान अपने सिर पर रखकर उधार मांगकर लाए थे। फिर गांव वालों में ये धान इस शर्त पर बांटा गया कि सब लोग समय पर नवाब का धान लौटाएंगे। करण और सरण बिना सोचे समझे सिर हिलाने लगे और कहने लगे, बिल्कुल सही, यही तो हुआ था। पंडित जी अब पूरी चालाकी के साथ अपनी गब्बाजी की साजिश को अंजाम दे रहे थे। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाई, ये तो तुम जानते ही हो कि नवाब का धान पूरे गांव में बंटा था। हर घर में 2-2 मन धान गया था और तुम्हारे परदादा ने तो उसे अपने कंबल पर सुखाया था। ये बात तुम्हें बताई तो गई होगी। करण और सरण अब तक खेल में बुरी तरह फंस चुके थे। बिना सोचे विचारे बोले, हाँ हाँ बिल्कुल बताया था। पंडित जी ने ठंडी मुस्कान के साथ आगे बढ़ाया, आज भी याद है मुझे, तुम्हारे परदादा ने तो चारपाई के नीचे आधी धूप आधी छांव में सुखाया था ताकि धान का रंग न बिगड़े। सरण तुरंत बोला, हाँ भाई, दादाजी ने बताया था कि बहुत कठिन दिन थे। अब पंडित जी ने असली वार किया, तो फिर ये भी सुन लो, जब गांव में समय पर बारिश हुई और अच्छी फसल कटी, तब पूरे गांव वालों ने नवाब का उधार चुकता कर दिया। पर तुम दोनों के परदादा उसी साल स्वर्ग सिधार गए और तब से वो उधार किसी ने चुकाया ही नहीं। अब दोनों ठगों के चेहरे सफेद पड़ने लगे। पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे दादा ने अपनी फसल से नवाब का धान चुकता किया, लेकिन तुम्हारी 3 पीढ़ियों में से किसी माई के लाल का कलेजा नहीं हुआ कि वो इस कर्ज को चुका सके, और यही वजह है कि तुम दोनों दाने दाने को मोहताज हो। फिर उन्होंने चेतावनी भरे स्वर में कहा, अभी भी समय है, कर्ज चुका दो, शायद तुम्हारे बुरे दिन सुधर जाएं। अब करण और सरण हक्का बक्का रह गए और उनके चेहरे से रंग उड़ चुका था। पंडित जी ने इतनी चालाकी से उनकी 3 पीढ़ियों पर आरोप लगा दिया था कि अब बचने का कोई उपाय नहीं बचा। तभी दोनों चिल्लाए, अरे ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये सारी बातें मनगढ़ंत हैं। पंडित जी ने हल्की मुस्कान के साथ मूंछों पर ताव दिया और बोले, तो भैया, शर्त के अनुसार तुम हार गए। मेरी गप को झूठा बताने पर तुम्हें 100 रुपए देने थे, है ना? तो अब लाओ। अब करण और सरण के चेहरे से सारी हेकड़ी उड़ चुकी थी। कुछ देर पहले तक जो खुद को बहुत बड़ा गप्पाबाज समझ रहे थे, अब पंडित जी के जाल में बुरी तरह फंस चुके थे। दोनों का मुंह लटक गया। उन्हें अब एहसास हो गया कि जो चाल उन्होंने सोची थी उसी में खुद ही मात खा गए। बेचारे अपनी जेब में रखे 100 रुपए निकालने लगे। करण ने सरण की तरफ देखा, सरण ने करण की तरफ, मानो कह रहे हो, भैया कहाँ मिठाई खाने आए थे और कहाँ ठगी के शिकार हो गए। पंडित जी ने मुस्कान दबाते हुए 200 रुपए अपनी जेब में रख लिए। गांव अब नजदीक आ चुका था, इसलिए उन्होंने बैलगाड़ी से उतरते हुए कहा, चलो भैया, तुम दोनों के साथ। सफर अच्छा गुजरा और बहुत मजा भी आया। अब मैं चलता हूं, फिर मिलेंगे। अब करण और सरण के चेहरे पर पछतावे की परछाई थी। वे एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। हमने सोचा था कि पंडित जी को फंसा लेंगे, पर खुद ही गच्छा खा गए। पंडित जी मस्ती से अपने गांव की ओर बढ़ गए और करण और सरण लुटे पिटे से वहीं बैठे रह गए। आज वे समझ चुके थे, गब्बाजी में पंडित जी का कोई मुकाबला नहीं, और आज उन दोनों ठगों को कोई महाठग मिला है। तो दोस्तों, ये थी आज की अजीबोगरीब कहानी, गब्बाजी के बादशाह पंडित जी ने कैसे ठगों को उन्हीं के खेल में फंसा लिया। ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप भी कभी करण और सरण की तरह गब्बाजी के जाल में फंसे हो? कमेंट में बताइए कि आपको सबसे मजेदार हिस्सा कौन सा लगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।